डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज अपने व्याख्यान में चर्चा करूंगी कोशिका की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आज हम भाग 1 में इसके कुछ हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। आपने अपनी विगत कक्षाओं में भी कोशिका के बारे में पढ़ा होगा। ये नाम नया नहीं है हम सबके लिए। सभी जानते हैं कि मानव शरीर हो या एक पौधा है, सभी किसी न किसी छोटी इकाई से मिलकर के बनते हैं और इसी छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका या जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन का सामर्थ्य ये रखती है, अर्थात स्वयं से स्वयं पैदा होना या स्वयं से दूसरी कोशिका को पैदा करना। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं, अर्थात जैसे श्वसन की क्रिया है, पाचन की क्रिया है, ये सभी क्रियाएं जो हैं ये कोशिका में भी होती हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर पर एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय सजीव। यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मल्टी सेल्युलर में आते हैं। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं भी होती हैं जिनसे कोशिकाओं के कार्य का नियंत्रण होता है और सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती है। हम सब ने कई बार ये चीज ऑब्जर्व भी की है अपने दिन प्रतिदिन की जीवन में। हम स्कूल या कॉलेज या कहीं और हिस्सों में जाते हैं, अपने परिवार में भी हम देखते हैं कि आनुवांशिकता के लक्षण जो हैं वो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आंखों का रंग हो, बालों का प्रकार है या त्वचा का रंग है या उनकी लंबाई है। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आनुवांशिकता में हमें प्राप्त होती हैं। अब इन्हीं कोशिकाओं का जो विधिवत अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या जिसे साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी या सेल बायोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में की थी और सन 1839 ईस्वी में श्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है, अर्थात ये कोई बिल्कुल नई कोशिका नहीं बन रही है। एक प्रकार की कोशिका है और उसी से दूसरी प्रकार की कोशिका, जिसे कि हम पुत्री जो है वो कोशिका या डॉटर सेल भी कहते हैं, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका की संरचना हम थोड़ा विस्तार से आगे देखेंगे। तो देखने में एक कोशिका को जब हम माइक्रोस्कोप से या जो हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उससे जब देखते हैं तो इसमें बहुत सी अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यूं तो अगर नग्न आंखों से देखें तो कोशिकाएं नजर नहीं आती हैं और सूक्ष्मदर्शी में भी बहुत अच्छी रेंज वाले सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं तो इसमें इस तरीके की अलग अलग हमें संरचनाएं दिखती हैं। अब
इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग परतें भी हैं, इस पे एक कवरिंग या झिल्ली या मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है। मानव शरीर कोशिकाओं के समूह से बना होता है। मानव शरीर की रचना मात्र एक ही कोशिका से आरंभ होती है। कोशिका या सेल जीवित पदार्थों की इकाई एवं जीवों के निर्माण की मूलभूत आधार इनका होती है। अलग अलग उत्पत्ति के बावजूद इनमें बहुत कुछ समानता होती है। भिन्न अंगों की कोशिकाओं में भिन्नता होती है, परंतु सभी की मूलभूत रचना एक समान होती है। अर्थात जैसे अगर हम अपने शरीर को ध्यान से देखें तो जो हमारे हाथ की हथेली या पांव के तलवे वाला हिस्सा है, तो पांव के तलवे के हिस्से में जो चमड़ी पाई जाती है वो भी कोशिकाओं से ही बनी हुई है। एक उसकी संरचना देखें। इसी प्रकार से अगर हम अपने आंखों पर पाई जाने वाली जो झिल्ली है उसकी संरचना देखें, या हम अपने गले के अंदर मुंह में पाई जाने वाली जो त्वचा है उसकी चर्चा करें, या नाक के अंदर वाले, नथुने के अंदर वाले हिस्से की चर्चा करें, सब जगह अलग अलग प्रकार की जो है वो कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जब एक प्रकार की कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं तो वे एक विशेष अंग का निर्माण करती हैं। जैसे कहीं पे उस पे बाल नजर आएंगे, कहीं पर जो है उसका आकार गोलाकार, चपटा या अलग अलग हो सकता है। ये जीवन की वह इकाई या यूनिट होती है जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन हेतु आवश्यक सभी तंत्रों को सुचारू रूप से चला सके। कोशिका को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म की एक सूक्ष्मतम इकाई है जो जीवन की क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता रखती है। सन 1831 में जर्मन वैज्ञानिक टी श्वान ने कोशिका सिद्धांत का एक मुख्य विचार प्रस्तुत किया। कोशिका संरचना सभी पौधों और जीवों के लिए समान है। और हम फिर से एक बार दोहरा दें कि कोशिका की जो वास्तविक खोज है वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक बी रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म और नन्ही होती हैं कि इन्हें बिना किसी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के देखना संभव नहीं होता है। इन्हें अनेक रासायनिक रंगों में रंगने के बाद स्थिर करके, जिसे कि स्टेनिंग और फिक्सिंग कहा जाता है, उसके पश्चात ही देख सकते हैं। स्टेनिंग से कोशिका के भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न रंग ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से सभी स्पष्ट तथा एक दूसरे से अलग दिखाई देने लगते हैं। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिका के आकार और आकृति अर्थात शेप और साइज में अंतर आ जाता है, परंतु कुछ रचनात्मक विशिष्ट गुण जो कि स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कहलाते हैं वो सभी कोशिकाओं में एक जैसे ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम अगर अपने आसपास भी कई लोगों को देखें तो उनका चेहरा जो है, एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है, या जरूरी नहीं है कि कक्षा में जितने बच्चे हैं वो समान हाइट के हों, है ना, या ऐसा आवश्यक नहीं है कि सबकी त्वचा का रंग एक जैसा हो, लेकिन फिर भी समानता क्या है सब में। अगर वो मनुष्य, जो भी मनुष्य है, एक आंख होगी उसकी, एक नाक होगी उसकी, दो आंखें होंगी और साथ ही साथ में उसके दो कान होंगे, तो ये चीजें जो हैं कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो है वो सभी में पाई जाती है। कोशिका के निम्नलिखित भाग होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि कोशिका और कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, उसके कितने हिस्से हैं, हम उसे कितने प्रकार उसमें बांट सकते हैं। पहला, कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है। दूसरा, कोशिका सार या साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव भी जिसे कहा जाता है। और तीसरा, केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये तीन प्रमुख भाग हैं, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ विद्वानों ने साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को जो है वो एक माना है, और
कुछ लोगों ने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक ही जो है वो कहा है। तो तीन चीजें हैं, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं, दूसरा कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, और तीसरा केंद्रक या न्यूक्लियस। तो कुछ विद्वानों ने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ही मुख्य अंग माना है। उनके अनुसार सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति जो है वो इस साइटोप्लाज्म का ही एक भाग है, उसी की कवरिंग है। तो अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कोशिका भित्ति या कोशिका आवरण की, वह झिल्ली जो कि कोशिका को ढक करके रखती है। संपूर्ण कोशिका को चारों ओर से ढकने वाले आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसकी उत्पत्ति साइटोप्लाज्म से होती है। यह प्रत्यस्थतापूर्ण, अस्थायी और परिवर्तित होती है। प्रत्यास्थापूर्ण का मतलब इलास्टिसिटी होती है, उसमें वो अलग अलग शेप जो है वो बदल लेती है। अस्थायी क्यों? क्योंकि एक समय के बाद में जो है उस कोशिका का स्थान जो है वो नई कोशिका ले लेती है और ये बदलती रहती है। इसकी उत्पत्ति वास्तव में कोशिका के भीतर के गाढ़े तरल ठोस तरल का जब वो ठोस रूप हो जाता है तभी इसकी उत्पत्ति होती है। कोशिका भित्ति ही समस्त कोशिकाओं को सहारा देती है। इसके कारण ही कोशिका का एक अलग अस्तित्व बनता है और इसी कारण यह पास की कोशिकाओं से अलग रहती है। परंतु कोशिका भित्ति इतनी सूक्ष्म होती है तथा पास की कोशिकाओं की भित्ति से इतना अधिक सट जाती है कि दोनों कोशिकाओं के बीच केवल एक ही भित्ति जो है वो नजर आती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो कोशिका भित्ति का अगर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो इस प्रकार से जो है ये पास पास में सटी रहती हैं और कई बार जो है वो दोनों के बीच में वॉल जो है वो ऐसा लगता है कि वो एक ही दीवार है या एक ही कॉमन वॉल है। वो कोशिका भित्ति के आकार में भिन्नता होने के कारण ही कोशिका का आकार भी अलग अलग हो जाता है। कहीं गोलाकार या राउंड शेप, कहीं लंबी और कहीं शंक्वाकार जो है वो होती है। कोशिका भित्ति पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट और अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल या अर्धपारगम्य का मतलब क्या है? इसमें से कुछ चीजें बाहर जा सकती हैं और कुछ चीजें जो है वो अंदर आ सकती हैं। यदि किसी कारणवश यह टूटकर भंग हो जाती है तब शीघ्रता से यह साइटोप्लाज्म से पुनर्जनन कर लेती है या रीजनरेट हो जाती है। मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति का कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ और कोशिकाएं वहां की जो है वो रप्चर हो गई हैं, तो तुरंत अंदर का जो कोशिका द्रव भरा हुआ है वो मिलकर के और एक नई मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेता है। अब हम चर्चा करेंगे कोशिका भित्ति के कार्य क्या हैं। तो सर्वप्रथम यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य शरीर पर एक स्किन का या त्वचा का आवरण होता है और इसी आवरण की वजह से जो है वो सारे अंग हमारे एक स्ट्रक्चर्ड या एक शेप लिए हुए होते हैं। तो एक आकार प्रदान करने का कार्य ये भित्ति करती है। दूसरा, कोशिका को बाहरी आघातों, धक्के और रगड़ से बचाती है। तीसरा, कोशिका के कोमल अंगों की यह रक्षा करती है। हम आगे चर्चा करेंगे कि कोशिकाओं में क्या क्या विभिन्न अंग जो है वो पाए जाते हैं, उनकी रक्षा का कार्य इसका है। चौथा, बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है और एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाती है। बाह्य उत्तेजना का अर्थ मतलब क्या हुआ? जैसे तेज धूप या बहुत ज्यादा ठंड, इस तरीके के कोई भी जो बदलाव आते हैं बाहर से, अगर कोई धक्का लगा है या मान लीजिए कि त्वचा पर कोई कीड़ा आकर के बैठा है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बाहरी रूप से हमारे शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न करती हैं। पांचवा, कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका के विकारों का निष्कासन होता रहता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि कोशिका में वे सभी कार्य होते हैं जो कि एक मानव जीवन में भी होते हैं।
छठा, कोशिका भित्ति द्वारा ही कोशिका पौष्टिक पदार्थों को ग्रहण करती है और इसके द्वारा ही आवश्यक तत्वों का शोषण किया जाता है। सातवां, कोशिका भित्ति सभी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करती, वह केवल आवश्यक वस्तुओं को ही भीतर जाने देती है, जैसे कुछ आयंस या लवण सॉल्ट तो इसके भीतर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पोटेशियम भीतर ही रहता है परंतु सोडियम भीतर नहीं जाता और बाहर ही रहता है। ये समस्त क्रियाएं कोशिका भित्ति की पारगम्यता के कारण ही संभव हो पाती हैं। जो हमने पहले बात की थी कि अर्ध पारगम्य है तो उसी की वजह से यह कार्य हो पाता है। कोशिका भित्ति अनिवार्य तत्व को कोशिका से बाहर नहीं जाने देती है और कोशिका के भीतर बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर कोशिका भित्ति का पूर्ण नियंत्रण रहता है। तो इस प्रकार जीवन संबंधी क्रियाओं में कोशिका भित्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों, आज हमने कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका का जो इसका खोज रॉबर्ट बी हुक जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे उन्होंने की और इसे सूक्ष्मदर्शी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है और इसे देखने के लिए दो चीजें की जाती हैं। पहला है स्टेनिंग या इसको जो है कलर किया जाता है और दूसरा फिक्सिंग। उसी के द्वारा ही हम कोशिका की संरचना को देख सकते हैं। कोशिका में विभिन्न इसके भाग हैं जिनमें हम 3 प्रमुख भाग इसके बताते हैं। पहला कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा कोशिका द्रव कोशिका सार या जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और तीसरा है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो आज हमने चर्चा की कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, यह क्या करती है, इसके कार्य क्या हैं। अब आगे अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कोशिका सार या साइटोप्लाज्म के बारे में और साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।